हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा लेक्चर आ रहा है आपके सामने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। पहले लेक्चर में हमने शुरू किया हुआ था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसमें हमने पढ़ा हुआ था मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी ऑर्डर क्या होती है, पोजीशन क्या होती है एलिमेंट्स की, और कुछ टाइप्स पढ़ी थी मैट्रिसेस की, जिसमें हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए टाइप्स को कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। चौथी टाइप अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि मैट्रिक्स की डायगोनल क्या होती है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if the elements in the principal diagonal, if the elements in the principal diagonal of the matrix are non-zero and if all the elements लिखेंगे, if all the elements in the principal diagonal of the matrix are non-zero and the non-diagonal elements are zeros। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। A square matrix is said to be diagonal matrix if all the elements in the principal diagonal of the matrix are non-zero and the non-diagonal elements are zero। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट उसकी प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे वो हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में नहीं आते हैं वो जीरो होने चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 0 0 0 7 0 0 0 8। देखो ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन वाले एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं ना। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पीछे वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो उसको देख लें। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे तो डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने के साथ साथ इक्वल हों तो वैसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, वैसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose
diagonal elements are equal, whose diagonal elements are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटा एसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। देखो मैंने यहां पे लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर भी होगी और इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल भी होंगे। ठीक है, मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब वो स्क्वायर भी होगी, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, और साथ ही साथ जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। मतलब स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए हम यहां पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर भी है और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। इसके साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो कौन सी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बोला था ना डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं। तो आइडेंटिटी होती है ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अ स्केलर मैट्रिक्स, a scalar matrix whose diagonal elements are equal to 1 is called identity matrix, is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। देखो पहले आ गई डायगोनल मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आ गई स्केलर मैट्रिक्स, और स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो ये है तो स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ना, मतलब जैसे 2 के इक्वल होंगे, 5 के इक्वल होंगे, बट जब वो सारे 1 के इक्वल होंगे उस समय उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3x3 की है तो लिखेंगे I3, 2x2 की होगी तो I2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। इसका स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसमें बस इतना ही है कि इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो हम लिखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच all the elements are zeros, in which all the elements are zeros is called जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं है। जीरो मैट्रिक्स को एक बड़े से जीरो से हम डिनोट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और तरह की मैट्रिक्स होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसमें जितने भी एलिमेंट डायगोनल से ऊपर हों वो जीरो होते हैं। जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above the principal diagonal above the principal diagonal above the principal diagonal or zero is called अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं। बिलो द ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखो, जितने भी एलिमेंट डायगोनल से नीचे हैं, बिलो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो मैं लिखूंगा 2 5 7 0 3 8 0 0 5। तो इसमें देखो जितने भी एलिमेंट डायगोनल से नीचे हैं वो जीरो हैं, तो इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर। आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्राइंगल ऊपर बननी चाहिए। ट्राइंगल कहाँ बननी चाहिए? ऊपर, मगर नॉन जीरो एलिमेंट से बननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट बिलो द डायगोनल क्या होते हैं? जीरो, उसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद बेटा हमारे पास होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या होती है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये थी बेटा हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने पीछे कहाँ कितना नंबर किया था? 8। अब हमारे पास 9th टाइप देखो है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above the principal diagonal above the principal diagonal or zeros is called लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट जो हैं कहाँ पे हैं? जितने भी एलिमेंट जो कि हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर हैं वो जीरो हैं, उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखो मैं लिखता हूं 5 0 0 7 8 0 -3 4 7। तो यहां पर देखो जितने भी एलिमेंट डायगोनल से ऊपर हैं ये क्या हैं? जीरो। तो जिसमें डायगोनल ऊपर बने, जिसमें डायगोनल जिसमें ट्राइंगल ऊपर बने वो हो गई अपर ट्राइंगुलर, मगर ट्राइंगल बनानी है नॉन जीरो एलिमेंट से। जिसमें ट्राइंगल नीचे बने वो हो गई लोअर ट्राइंगुलर। ऐसे ट्रिक आप याद रख सकते हो, ये ट्रिक बना सकते हो। जिसमें ट्राइंगल ऊपर बने, ट्राइंगल बननी चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट से, हो गई अपर ट्राइंगुलर। जिसमें ट्राइंगल नीचे बने नॉन जीरो एलिमेंट से, हो गई लोअर ट्राइंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए
अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा ऐसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जैसे हमने नंबर्स पढ़े थे उनको हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन एंड, दोनों साथ में ले लेता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को इकट्ठा ले लेता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को प्लस कैसे करना है बेटा और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पहले दो मैट्रिसेस ले लेते हैं कोई से भी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस ले ली हमने ए और बी। देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी exists if O of A is equal to O of B। देखो दो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर है तभी आप उनको प्लस कर सकते हो, अगर ऑर्डर अलग है फिर आप उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। A प्लस बी इज ऑब्टेन्ड by adding the corresponding elements, by adding the corresponding elements of A and B। अगर आपको सम करना है तो कैसे करोगे, corresponding elements को प्लस करना है, ठीक है। corresponding elements means सेम पोजीशन वाले। A minus B is obtained by subtracting the corresponding elements of A and B, ठीक है। तो देखो बेटा, दो मैट्रिसेस को अगर आपने प्लस करना है या माइनस करना है वो तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपने प्लस करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 5 7 minus 8 9, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। आप इनको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अगर प्लस करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करो, 1 प्लस 5 हो गया 6, 2 प्लस 7 हो गया 9, 3 प्लस माइनस 8 हो गया -5, ठीक है। 4 प्लस 9 हो गया 13। और अगर आपको माइनस करना है, A माइनस B करना है अगर बेटा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 1 माइनस 5 हो गए -4, 3 फिर माइनस 8 हो गए 11, 2 माइनस 7 हो गए -5, 4 माइनस 9 हो गए -5। तो अगर आपने ऐड करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बट सिर्फ ध्यान रखना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, सेम। 1 प्लस 5 6, 3 प्लस -8 -5, 2 प्लस 7 9, 4 प्लस 9 13, सब्ट्रैक्ट करो, -4, 3 माइनस -8 11, 2 माइनस 7 -5, 4 माइनस 9 -5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।
तो अगला ऑपरेशन आ रहा है स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हवा चल रही है यहाँ पे काफ़ी, तो मैं ये थोड़ा रख लेता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसको अगर आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट A be a matrix, let A be a matrix and K be a scalar, ठीक है बेटा। The scalar multiple K into A is obtained by multiplying each element of A with scalar K। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर A तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है और K कोई स्केलर है, तो K और A को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, A के सारे एलिमेंट्स को K से कर देना है मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू 2753 4 minus 1 and K is equal to -5। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर हम के ए करेंगे तो आएगा -5 इंटू 2753 4 -1। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबको इस स्केलर से करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया -10 -35 -25 -15 -20 देन +5। तो इस तरह से होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर तुमने इसको सीखा तो आपका पूरा यूनिट निकल जाएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 6 नंबर वाला सवाल बताऊंगा, 2 नंबर वाला सवाल बताऊंगा, वो इसी से निकलेगा। सो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहली बात, 2 मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले हम वही लिखेंगे यहाँ पे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस exists if number of columns in first matrix, ठीक है, is equal to number of rows in second मैट्रिक्स। देखिए 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि भाई ज़रब कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स,
पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहले के कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जब दो मैट्रिसेस को ज़रब देंगे तो हमारे पास वहां पे नया मैट्रिक्स आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम यहां पे दिखाते हैं आपको। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप M क्रॉस N and B be a matrix of type N क्रॉस P। देखो मैंने यहां पे A का ऑर्डर रखा M क्रॉस N और B का रखा N क्रॉस P। तो पहले के कॉलम कितने हैं N, दूसरी की रोज कितनी है N, तो मतलब इनको ज़रब दिया जा सकता है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर है। ठीक है, A को B से ज़रब दिया जा सकता है, B को A से अगर देखना होगा, फिर B के कॉलम देखिए वो P है और A की रोज M है, वो फिर अगर P M बराबर होगा तभी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैंने A का ऑर्डर रखा M क्रॉस N और B का रखा N क्रॉस P। A के कॉलम B के रोज के बराबर हैं तो A B हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर जो फर्स्ट में रोज का नंबर होता है और जो सेकंड में कॉलम्स का नंबर होता है उससे बनता है। देखो एक चीज तो उनको कॉमन होती है ना, ये जिसको मैंने सर्कल किया, फिर फर्स्ट में बचेंगी रोज और सेकंड में बचेंगी कॉलम्स, उनको जोड़ दो, उससे बनेगा ऑर्डर M क्रॉस P बनेगा। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे द प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB is of type बेटा M क्रॉस P। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, M क्रॉस P। ठीक है, मतलब जो पहले में रोज बच गई और जो दूसरे में कॉलम्स बच गए। ठीक है, जो सेम होता है उसके अलावा जो बच जाते हैं उससे ऑर्डर बना देना है। अब देखो जब दो मैट्रिसेस को ज़रब देंगे हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी पता चला। अब उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं वो मैं यहां पे लिखूंगा, द ijth एलिमेंट ऑफ ए बी is obtained by adding the products of the elements of ith row of A with jth column of B। अब देखो बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें एलिमेंट किसी पोजीशन पे अगर मुझे लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा। ijth कुछ भी पोजीशन हो सकती है, जैसे मान लो 2 3 पोजीशन है, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की लेनी है दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स की लेनी है तीसरी कॉलम, पहले की लेनी है रो दूसरी की लेनी है कॉलम। ठीक है, ऐसे पहले की लेनी है रो दूसरे की लेनी है कॉलम। ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है मल्टीप्लाई। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, रो का थर्ड कॉलम का थर्ड, उनको मल्टीप्लाई करना है और साथ साथ प्लस करता है। जैसे मतलब इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, जो आया फिर प्लस, इसके सेकंड को मल्टीप्लाई किया फिर प्लस, इसके थर्ड और इसके थर्ड को प्लस मल्टीप्लाई किया फिर प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो सेम होते हैं। उसके बाद जब ज़रब करेंगे तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखना है, जो ए में रोज का कॉलम बचता है और जो बी में कॉलम्स का नंबर बचता है। अब जब ज़रब करेंगे तो उसके अंदर के एलिमेंट्स को कैसे देखना है, किसी भी पोजीशन पर अगर आपको एलिमेंट देखना है तो उस पोजीशन पर जो रो और कॉलम आ रही होगी
उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स रख लेते हैं 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, सबसे पहली बात हमें देखना है क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर आपको ए को बी से करना है, ये रफ में समझा रहा हूं, तो फर्स्ट कौन आ गया, ए के कॉलम और बी के रोज बराबर होने चाहिए। तो देखो ए बी अगर करना है तो ए के कॉलम है 3, बी के रोज भी हैं 3, तो ए को बी से करा जा सकता है। लेकिन अगर आप बी ए करेंगे तो बी के कॉलम ए के रोज के बराबर होने चाहिए। बी के कॉलम है 2 और ए के रोज भी है 2, सो यहां पे दोनों तरफ से जरब हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर हमेशा नहीं होता है। अगर तुम ए को बी से जरब कर पाओगे तो जरूरी नहीं है बी को ए से कर पाओगे। यहां पे मैंने ऐसी एग्जांपल ली है कि हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, बट हर हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरे को ए बी करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले दोनों को एक दूसरे के सामने लिखिए। हमेशा याद रखना जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनको दोनों को एक दूसरे के सामने लिख दो बेटा। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, हमारे पास यहां पे क्या है, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3 और बी में नंबर ऑफ रोज है 3। हम मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। तो देखो कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, हमने इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बचेगा, यहां पे क्या बच गया 2, यहां पे बच गया 2, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो देखो मतलब उसमें होंगे 4 एलिमेंट्स। तो देखो क्या करना है, यहां कौन सी पोजीशन है 1 1, फिर कौन सी होगी 1 2, फिर कौन सी होगी 2 1, ऐसे दिखा रहा हूं, फिर कौन सी होगी 2 2। अब देखो अगर आपको 1 1 पोजीशन पे लिखना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जरब, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पहले हमने करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो लिखना है यहाँ पे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखना है, फिर कॉलम खत्म हो गए, रो को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक कॉलम खत्म हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, या तो पोजीशन लिख दो। 1 1 पे लिखना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, 1 2 पे लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 पे लिखना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 पे लिखना है सेकंड रो सेकंड कॉलम। या तो ऐसे याद रखो, नहीं तो फिर ऐसे याद रखो कि पहले हम इधर से ये रो लेंगे, इससे सब कॉलमों को करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड होगा उसको भी। लेकिन यहाँ 2 ही कॉलम थे तो खत्म हो गया, फिर दूसरी रो लेनी है, फिर रो को चेंज करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलिए अब हम करते हैं, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। तो 2 इंटू 1 हो गया बेटा 2, फिर उसमें प्लस 4 इंटू 3 12, फिर प्लस 6 इंटू 5 30। यहां से फर्स्ट रो ली और यहां से फर्स्ट कॉलम, फिर इसका पहला था 2, इसका पहला था 1, जरब करके यहां लिखा, फिर प्लस इसका दूसरा और इसका दूसरा आया 12, फिर प्लस 6 इंटू 5, इसका तीसरा इसका तीसरा। ठीक है, अब देखिए अब करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 हो गया बेटा 4, प्लस 4 इंटू 4 16। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 6 36। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, इसका तीसरा इसका तीसरा, जरब देना है और प्लस करते जाना है। ठीक है, अब आते हैं 2 1 पोजीशन पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जार 3, फिर 5 3 जार 15, फिर 7 5 जार 35। रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, रो का थर्ड कॉलम का थर्ड, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जरब और प्लस करना है। ठीक है, फिर देखो इस पोजीशन पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 6,
प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 7 इंटू 6 42। ठीक है, अब प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या करना है, इधर से लेना है रो, पहले की हमेशा लेनी होती है बेटा रो, और दूसरे की लेनी होती है कॉलम। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, जरब, फिर बीच में प्लस, इसका सेकंड, इसका सेकंड, जरब, फिर बीच में प्लस, इसका थर्ड, इसका थर्ड, मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे। ये बन गया हमारे पास 12 और 30 हो गए, 30 40 42 तो 2 44, 35 तो 45, 50 3 53, फिर ये हो गए 36 तो 4 40, 50 56, 20 6 26, 26 तो 2 28, 28 और 40 होते हैं 68। ठीक है, सो ये आ गया स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात बता दूं आपको, यहां पे नोट लिखूंगा। देखो देखो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी प्रॉपर्टी पूछें कि क्या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये हर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ एक प्रॉपर्टी में आपको बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछें प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता है, तो आप यस यस करें। जैसे ही आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछें तो नो करिए। दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। देखो नंबर्स में अगर हम करते हैं 2 क्रॉस 4 8 आएगा, 4 क्रॉस 2 करेंगे 8 आएगा। जो A को B से करके आएगा जरूरी नहीं है वही B को A से करके आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहां पे दूसरी बात है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा, इफ ए बी एग्जिस्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बी को भी ए से मल्टीप्लाई कर पाओगे, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं या नहीं है। एक छोटी सी डेफिनेशन और आपको कराता हूं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आने वाला है 6 नंबर का सवाल जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी और said to be equal if order of A is equal to order of B। अगर उन दोनों का ऑर्डर बराबर होगा और उन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B और इक्वल। दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलते हैं बेटा, जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो एक का ऑर्डर है वही दूसरे का होना चाहिए और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक नंबर का सवाल दिखाता हूं। देखो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आता है, मैं आपको जैसे बताता हूं। देखो लेट कर लो a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इक्वालिटी के ऊपर। a हमारे पास 2 5 7 और x एंड b इज इक्वल टू है हमारे पास y। ठीक है, 5 7 और 8। क्वेश्चन में आएगा इफ a इज इक्वल टू b देन x इज इक्वल टू क्या है एंड y की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं,
जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। यहाँ उधर से ही बोला है कि ए और बी बराबर है, तो क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो है ना ऑर्डर सेम, 2x2 2x2 दोनों का ऑर्डर, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो इधर 2 है तो इधर y है, तो इसका मतलब y की भी जगह कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। और यहाँ x है उधर 8 है, तो x की जगह भी कितना होना चाहिए, 8, क्योंकि जब ये इक्वल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। बाकी देखो 5 5 के बराबर है, 7 7 के बराबर है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको 1 नंबर का सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और जितनी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी क्लास लाइव भी लग सकती है। ठीक है, और आपके डाउट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अब एक्सरसाइजेज। ठीक है, और वो वाली एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगी 6 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।